आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें जितने भी पार्ट दिए गए हैं सभी पार्ट में हमें एक समस्या दी गई है और उस समस्या का हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, और जो रैखिक समीकरण युग्म बनकर तैयार होगा हमें उसका हल ज्ञात करना है बीजगणितीय विधि का प्रयोग करके। बीजगणितीय विधि का मतलब है कि आप या तो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर लो, या आप विलोपन विधि का प्रयोग कर लो, या आप वज्र गुणन विधि का प्रयोग कर लो। ठीक है, मतलब कि कहीं भी आपको दिखे कि बीजगणितीय विधि का प्रयोग करो तो आप समझ जाना कि इन तीन विधियों में से किसी भी विधि का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, यदि उनका अस्तित्व हो, यानी कि अगर हल का अस्तित्व है तभी हमें हल ज्ञात करना है, वरना हमें हल ज्ञात नहीं करना है। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट करेंगे। तो ये जो पहला पार्ट है इसको पढ़ लेते हैं। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। देखिए यहाँ तक समझते हैं, यहाँ तक क्या बताया गया है। बताया गया है कि एक छात्रावास है, यानी कि एक हॉस्टल है। ठीक है, एक छात्रावास है जिसका मासिक व्यय, मासिक व्यय मतलब महीने का खर्च। ठीक है, एक छात्रावास है जिसका मासिक व्यय, मासिक व्यय मतलब महीने का खर्च, महीने के खर्च का एक भाग नियत है। नियत मतलब निश्चित, फिक्स। आप ये मान लो कि ये नियत भाग छात्रावास में रहने का खर्च है। ठीक है, तो मासिक व्यय का एक भाग तो हो गया नियत, और मासिक व्यय का शेष जो बचा, ठीक है ना, शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे दोबारा से तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। एक छात्रावास में एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। ठीक है, आगे बताया गया है, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन के लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमसे दो चीज़ें पूछी गई है, पहला नियत व्यय और दूसरा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर बतानी है। तो हम मान लेंगे कि नियत व्यय जो है वो ₹x है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य जो है वो ₹y है। तो यहाँ लिखेंगे उत्तर, यहाँ लिख देंगे माना नियत व्यय बराबर ₹x और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर ₹y। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, माना नियत व्यय बराबर ₹x और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर ₹y। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें जो पहली कंडीशन दी गई है उसको देखते हैं। तो पहली कंडीशन है हमारी, जब एक विद्यार्थी ए जो पहली कंडीशन है, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है। ठीक है,
जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम समीकरण बनाते हैं। अब देखिए, ए पर नियत व्यय यानी निश्चित खर्च जो कि छात्रावास में रहने का है वो तो लगेगा ही लगेगा, और नियत व्यय हमने क्या माना है, x रुपए, तो यहाँ लिख देंगे x। ठीक है, अब देखिए बताया गया है कि ए विद्यार्थी है जो कि 20 दिन भोजन करता है। ठीक है, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हमने y रुपए मान रखा है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक दिन के भोजन का मूल्य y रुपए है। तो एक दिन के भोजन का मूल्य y रुपए है, तो 20 दिन के भोजन का मूल्य क्या हो जाएगा, 20y। तो यहाँ प्लस करके लिख देंगे 20y बराबर 1000 रुपये। यहाँ लिख देंगे 1000, यानी कि ये जो ए विद्यार्थी है वो छात्रावास में रहने का और खाने का 1000 रुपये देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है। तो दूसरी कंडीशन है हमारी, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, एक विद्यार्थी बी को जो कि एक विद्यार्थी बी है जो कि 26 दिन भोजन करता है। एक विद्यार्थी बी को जो कि 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर समीकरण बनाते हैं। देखिए, बी पर नियत व्यय यानी कि निश्चित खर्च जो कि छात्रावास में रहने का है वो तो लगेगा ही लगेगा, और नियत व्यय हमने क्या माना है, x रुपये, तो यहाँ लिख देंगे x। ठीक है, अब बताया गया है कि बी जो है वो 26 दिन भोजन करता है। ठीक है, और एक दिन के भोजन का मूल्य हमने y रुपये मान रखा है, तो 26 दिन के भोजन का मूल्य क्या हो जाएगा, 26y। तो यहाँ लिख देंगे प्लस 26y बराबर 1180। 1180। ठीक है, यानी कि ये जो बी है वो रहने का और खाने का 1180 रुपये देता है। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 1 है इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा, और ये जो समीकरण नंबर 2 है इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे। ठीक है, मैं प्रतिस्थापन विधि से कर रहा हूँ, आप या तो वज्र गुणन विधि से कर लो या फिर विलोपन विधि से कर लो। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से कर रहा हूँ, आप भी प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, इस तरीके से लिख देना है, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 1 लेंगे, तो यहाँ पर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण
1 से, तो जो समीकरण 1 है इसको यहाँ लिखते हैं x प्लस 20y बराबर 1000। ठीक है, अभी जो समीकरण 1 है इससे हमें या तो x का मान निकालना है या y का मान निकालना है, तो मैं तो x का निकालूंगा। क्या करेंगे, ये जो प्लस का 20y है इसको इस तरफ भेज देंगे, माइनस का 20y हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 1000 माइनस 20y, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो x का मान निकला है इसे हम रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस तरीके से आपको लिख देना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि ये जो x का मान है इसे हमें समीकरण नंबर 2 में x की जगह लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो समीकरण नंबर 2 है इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, x प्लस 26y बराबर 1180। ये समीकरण नंबर 2 है। x का मान क्या है, x का मान है ये, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 1000 माइनस 20y। ठीक है, ये x का मान है, ये x का मान है, और बाकी सब वैसे का वैसे लिख देंगे, प्लस 26y बराबर 1180। अब देखिए जो प्लस का 1000 है इसको इस तरफ भेज देंगे, माइनस का 1000 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 20y प्लस 26y बराबर 1180 माइनस 1000। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी कि घट जाएगा। तो 26y में से 20y गया तो कितना बचा, 6y बचेगा, बराबर 1180 में से 1000 गया तो कितना बचा, 180 बचा। ठीक है, अभी जो 6 है ये गुणा में y के, तो 6 को जब इस तरफ भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 180 बटे 6, 6 तियाँ 18, यानी कि y बराबर कितना निकल गया, 30। अब y का मान हमें रख देना है समीकरण नंबर 3 में, तो यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। इस तरीके से आपको लिख देना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी कि जो y का मान है 30, इसे हमें रख देना है समीकरण नंबर 3 में y की जगह। ठीक है, तो सबसे पहले जो समीकरण नंबर 3 है इसको मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। तो समीकरण 3 है x बराबर 1000 माइनस 20y। ठीक है, यहाँ हो जाएगा x बराबर 1000 माइनस 20 गुणा y का मान क्या है, y का मान है 30, तो यहाँ लिख देंगे 30। ठीक है, यहाँ हो जाएगा x बराबर 1000 माइनस 20 की गुणा 30 से करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा हमारा माइनस का 600। ठीक है, यहाँ हो जाएगा x बराबर 1000 में से 600 गया तो कितना बचा, 400, तो यहाँ लिख देंगे 400। ठीक है, अब देखिए हमने नियत व्यय क्या माना था, नियत व्यय माना था x रुपये, और x का मान क्या निकला है, x का मान निकला है 400, यानी कि नियत व्यय कितना है, 400 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे नियत व्यय बराबर 400 रुपये। ठीक है, और देखो हमने माना था कि प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपये है, और y का मान क्या निकला है, y का मान निकला है 30, यानी कि प्रतिदिन के भोजन का मूल्य होगा 30 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर 30 रुपये। इस तरीके से आपको लिख देना है प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर 30 रुपये। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे ख़त्म।